सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह साकला, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम छायावादी काव्य धारा की प्रवृत्तियों के विषय में पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम छायावादी काव्य धारा के कवियों के परिचय के विषय में भाग 1 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। हम छायावादी काव्य धारा के कवियों के विषय पर यदि दृष्टिपात करें तो हमारे सामने मोटे तौर पर 4 कवियों का नाम दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का जो नाम है वो छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभों के रूप में लिया जाता है। हम देखते हैं कि इसी आधार पर हमें जो कवि हैं वो चारों कवि एक व्यापक रूप से इस छायावादी काव्य धारा को एक विशद एवं व्यापक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। हमने देखा है कि छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत यदि जयशंकर प्रसाद के विषय में बात की जाए तो वहीं से हमारे सामने छायावादी काव्य धारा का एक श्री गणेश हमारे सामने देखने को मिलता है। और हम ये देखते हैं कि वहीं से ब्रज भाषा में वे प्रारंभ से ही कविता करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया था। तो आज हम इसी कवियों के परिचय के अंतर्गत सबसे पहले कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद के विषय में चर्चा करेंगे। हम यदि देखें तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के रूप में माने गए हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्हीं से छायावादी काव्य धारा का प्रारंभ माना गया है। प्रसाद जी जो है वो प्रारंभ में ब्रज भाषा के अंतर्गत काव्य की कविताएं लिखते थे, किंतु 1913 और 1914 से उन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। उनकी ब्रज भाषा संबंधी कविताओं का संग्रह भी हमारे सामने बहुत अधिक देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ रचनाएं यहाँ पर आपके सामने लिख रखी हैं, जैसे कानन कुसुम है, महाराणा का महत्व है, करुणालय है और प्रेम पथिक जैसी रचनाएं जो हैं उन्होंने छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत ब्रज भाषा में लिखी। इन रचनाओं में न तो कोई खास साहित्यिक प्रौढ़ता है और न ही छायावादी प्रवृत्ति की उपलब्धता हमें देखने को मिलती है, किंतु 1913 में उनका काव्य जो झरना प्रकाशित हुआ और छायावाद की प्रवृत्ति सर्वप्रथम प्रसाद जी की इस कृति से प्रकट होती हुई दिखाई देती हैं, किंतु वे भी कोई परिपक्व रूप से वह उनका वास्तविक उद्घाटन हमें उसमें नहीं दिखाई देता। 1927 में उनका द्वितीय संस्करण निकला, जो उसमें छायावाद का स्वरूप यथेष्ट रूप से उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। 1930 और 32 में राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में उनके आंसू नामक काव्य के प्रकाशन से प्रसाद जी ने छायावाद के संबंध में अत्यंत प्रौढ़ रचना को पूर्ण रूप से उभारने का प्रयास किया। आंसू में प्रसाद जी ने प्रेम वेदना की एक दिव्य झांकी प्रस्तुत की है, जिसमें सुख और दुख, जिसमें प्रसाद जी का व्यक्तिवाद अपने समग्र रूप से प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ उनकी प्रेम पथिक नामक जो लघु प्रबंध काव्य हैं उसमें एक असफल प्रेम की कहानी नायक के मुख से व्यक्त होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रेम पथिक की कुछ पंक्तियां हमारे सामने अत्यंत ही मार्मिक भाव से उभर कर आती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसमें प्रेम पथिक की राह अनोखी, भूल भूल कर चलना है, घनी छाह है जो ऊपर तो नीचे, काटे बिछे हुए, प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा, तब तुम प्रियतम स्वर्ग बिहारी होने का फल पाओगे। इस प्रकार की जो रचनाएं हैं जिसके अंतर्गत एक पूर्ण रूप से छायावादी जो भावना है वह उभर करके आती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से आंसू की करुणा लहर में आकर आशामय संदेश से संचालित हो गई हैं। इसमें कवि की मुक्तक रचनाएं हैं, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां मूलभूत रूप से विकसित हुई हैं। इसमें कवि आत्मचिंतक तथा स्वच्छंदवादी विद्रोह के रूप में हमारे सामने उभर करके आता हुआ दिखाई देता है। इसमें कवि जीवन के नए अरुणोदय की कल्पना करता है, जहां विवृत्तियां विवाद और वेदना न होकर
आनंद तथा सुख के रूप में देखने को मिलती हैं। जैसे उन्होंने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है इसी लहर के, ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत जो छायावाद का वास्तविक जो रूप उभर करके आया वह हमें उनकी आंसू और लहर जैसी काव्य की रचनाओं के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम मानते हैं कि प्रसाद जी की जो सर्वश्रेष्ठ कृति जो मानी गई है वह कृति मानी गई है कामायनी। कामायनी के अंतर्गत उन्होंने पूर्ण रूप से एक छायावादी महाकाव्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। यह एक छायावादी महाकाव्य है जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाद की चरम परिणति पूर्ण रूप से प्रकाशित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसमें मनु महाराज के मानसिक विकास और बाह्य संघर्ष के रूप में व्यक्ति के विकासोन्मुखी व्यक्तित्व की अंतर्कथा का चित्रण किया गया है। जिस आनंद की ओर प्रसाद जी ने लहर में संकेत किया, उसी आनंद में कैलाश शिखर पर अनंत मनु महाराज प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार आधुनिक युग का एकमात्र प्रतिनिधि महाकाव्य व्यक्तिवाद के विकास और पूर्ण परिणति युक्त प्रकाश की कहानी है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा की पौराणिक कहानी के माध्यम से प्रसाद ने आज के युग के मनुष्य के बौद्धिक और भावात्मक विकास और आज के जीवन के वैमनस्य में जीती जागती कहानी चित्रित की है। मनु आज के चेतन व्यक्तिवादी व्यक्ति के प्रतीक है। ईड़ा आधुनिक पूंजीवादी समाज के वर्ग और शोषण की मान्यताओं पर आधारित बुद्धि की प्रतीक है। और श्रद्धा मनुष्य की सहज मानवीय भावनाओं, नैतिक मूल्यों और सौहार्द से युक्त मानव हृदय की आस्थाशील श्रद्धा तत्व की प्रतीक है। इन तीनों पात्रों के माध्यम से प्रसाद जी ने आधुनिक पूंजीवादी प्रणीति सभ्यता और उसके अंतर्विरोधों को पूर्ण रूप से असंगतियों को ऊहापोह के विवेचन को उद्घाटित किया है। शिवदान सिंह जी प्रसाद जी की इसी दृढ़ धारणा को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि ईड़ा निर्मित पूंजीवादी बुद्धिवादी सभ्यता में मानव शोषण, योग्यतम की रक्षा, वर्गभेद, मानसिक वैमनस्य, अहंकार, सत्तामद और अशांति के ये सभी वस्तुएं बनी हुई हैं। इसके बिना जीवन में सरसता का संचार असंभव है। प्रसाद जी आज के विडंबनामय जीवन को पूर्ण रूप से इसी कामायनी में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कामायनी के अंतर्गत जो मानव मनोवृत्तियों के सूक्ष्म जो चित्रण है, उसके साथ साथ प्रकृति के हृदयग्राही जो वर्णन है, या नारी के सौंदर्य का अंकन है, या फिर प्रेम की मार्मिक अभिव्यंजना है, उसके साथ साथ प्रतीकात्मकता, व्यक्तिवाद, लाक्षणिकता आदि सभी तत्व हमें छायावादी काव्य परंपरा के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। प्रसाद जी के काव्य को यदि देखें और उसके भाषागत तत्वों को देखें तो वास्तव में उनके भाषागत तत्वों के अंतर्गत विषय की नवीनता दिखाई पड़ती है, भाव जगत का संस्कार दिखाई पड़ता है, नवीन कल्पनाओं की सृष्टि देखने को मिलती है और मानवीय सौंदर्य का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रसाद जी की कामायनी एक छायावादी विचारधारा को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने वाली कृति के रूप में जानी जाती हैं। उसके पश्चात हमारे सामने इसी काव्य परंपरा के दूसरे कवि के रूप में आते हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत जी के यदि हम देखें, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे। कहा जाता है कि पंत जी जो है वह प्रकृति की गोद में ही पले और बड़े हुए और वहीं पर से उनकी काव्य की रचनाओं में भी प्रकृति का अत्यंत ही सुरम्य और मधुर चित्रण हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि पंत जी जो हैं सुकोमल भावनाओं के कवि हैं, जिसमें निराला जैसी संघर्षमयता और पौरुषता हमें देखने को नहीं मिलती। उनके काव्य में अनेक रूपता अवश्य ही दिखाई पड़ती हैं। वे अपनी सौंदर्य दृष्टि और सुकुमार उदार कल्पना के माध्यम से अत्यंत ही प्रसिद्ध माने गए हैं। इसीलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति के साथ उनकी ऐसी प्रगाढ़ रागात्मक शैशव से हो गई, शैशव यानी बाल्यकाल से ही वो, क्योंकि प्रकृति की गोद में ही पले बड़े हुए, इन्होंने प्रकृति में अनेक रूपों की कल्पना की है। इन्होंने प्रकृति के अनेक सौंदर्य चित्र अंकित किए हैं। इसके साथ उनके उग्र रूप का भी चित्रण किया है, किंतु इनकी वृत्ति मूलतः प्रकृति के मनोरम रूप वर्णन में ही रमी है।
इनके प्रकृति चित्रण में मानवीय भावनाओं का आरोप है और उसके साथ साथ कहीं कहीं इंद्रियता भी उभर आई है। कभी कभी इन्होंने प्रकृति की नारी रूप में कल्पना करके अपने आप को भी नारी रूप में अंकित किया है। कवि पंत की इस भावना को हिंदी के कुछ आलोचकों ने स्त्रीण और अस्वाभाविक कहा है, जो कि असंगत हैं। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं। क्या मानव हृदय में नारी सुलभ कोमलता का होना कोई पाप या अपराध है? हमारे विचार में तो मानव इस कोमलता के अभाव में बड़ा भयंकर लगने लगता है। यदि हम पंत जी की काव्य रचनाओं पर यदि दृष्टिपात करें तो हमारे सामने निम्नलिखित काव्य की रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, वाणी, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद जैसी अनेकों प्रसिद्ध रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। पंत काव्य की रेखाएं चाहे टेढ़ी मेढ़ी हैं, किंतु उनका विकास क्रम सीधा है। इस क्रम में हम पंत को छायावादी, प्रगतिवादी, समन्वयवादी, मानवतावादी आदि सभी रूपों में देख सकते हैं। उनकी इन रचनाओं के आधार पर पंत जी सन 1925 से लगभग छायावादी में प्रगतिवादी बन गए। युगांत में आकर पंत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत हो गया। ग्राम्या, युगवाणी इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। तत्पश्चात उनको रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण उत्तरोत्तर विकसित होता गया। वाणी में इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं, जिनमें कवि प्रकृति के अंग प्रत्यंग की छवि में लीन होने के लिए लालायित है और इसके साथ ही इनमें रहस्य के प्रति जिज्ञासा, वीणा कला का कवि प्रकृति के अनुपम छटा से इतना विमुग्ध है कि बाला का सौंदर्य भी उनके सामने महत्वहीन है। वो बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन जैसी इनकी भावनाएं जो हैं वह हमारे काव्य के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से पंत जी के चाहे युगांत देखिए, युगवाणी देखिए और ग्राम्य जैसी कविताओं को भी देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने पूर्ण रूप से एक प्रकृति के संपूर्ण और प्रगतिवादी चेतना की संपूर्ण भावना को उन्होंने उद्घाटित किया। जैसे नव छवि नव रंग नव मधु से मुकुलित पुलकित हो जीवन जैसी अनेक बातों को उन्होंने उद्घाटित किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से दो कवियों के जीवन परिचय और उसके साथ साथ उनकी रचनाओं जिनका कि योगदान छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत किस रूप में रहा है उसका हमने एक विशद एवं व्यापक चित्र प्रस्तुत किया है। हम वीडियो की अगली कड़ी के अंतर्गत बचे हुए छायावादी कवियों की रचनाओं और उनके परिचय के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।